हम लोग आदेश 22 नियम 2 और 3 छोड़ दिए थे। कल हमने बैठे बैठे देखा तो उसमें कुछ भी खास नहीं है। वही होता है कि दिमाग अगर एक बार कुछ समझना बंद कर रहा है तो फिर उसे दिखना बंद हो जाता है, फिर वो कुछ समझता नहीं है। अन्यथा 22 आदेश 22 नियम 2 अगर आप टीपीए की उस धारा के प्रकाश में समझना शुरू करें तो बात बड़ी आसान हो जाती है, जो संयुक्त स्वामित्व की बात करती है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन मेरे ख्याल से 47 48 वहां पे होने चाहिए। वो कहते हैं कि अगर किसी भूमि को खरीदने के लिए एक संयुक्त कोष से प्रतिफल की अदायगी की गई और उस संयुक्त कोष में जो भूमि के क्रेतागण यानी भूमि जिन्होंने खरीदी है उस संयुक्त कोष में जो उनका अधिकार है वो भिन्न भिन्न अनुपात में एक संयुक्त कोष से प्रतिफल की अदायगी एक भूमि के संबंध में की गई है। मिस्टर ए का उस संयुक्त कोष में 1/6 हिस्सा है, बी का 1/3 है। ठीक है, मानिए संयुक्त कोष कितने 2 करोड़ रुपए का है तो 2 करोड़ का 1/6 किसका है, ए का, और 2 करोड़ का 1/6 किसका है, बी का। ठीक है, और 2 करोड़ का अन्य हिस्से अन्य लोगों के हैं। तो उस कोष में संयुक्त स्वामित्व है, उस कोष में संयुक्त स्वामित्व है, ए बी सी का, और सबके शेयर अलग अलग है। एक भूमि खरीदी गई और उस भूमि में जो विक्रय पत्र भूमि खरीदने को लिए जो सेल डीड निष्पादित की गई उस सेल डीड में हिस्से खोले नहीं गए, बस केवल इतना लिख दिया गया कि भूमि जो खरीदी जा रही है उसके स्वामी कौन होंगे, ए बी और सी। अब सवाल यह है कि सेल डीड में यह नहीं लिखा है कि ये ए कितने भाग का स्वामी है, बी कितने भाग का स्वामी है, सी कितने भाग का स्वामी है, ये तो लिख दिया जाए, लेकिन लिखा नहीं गया। चूंकि लिखा नहीं गया इसलिए प्रश्न पैदा होगा कि आखिर उनके शेयर खरीदी गई भूमि में किस प्रकार किस अनुपात में हैं। तो टीपीए वहां इस समस्या का समाधान किया गया। मेरा ख्याल 45 46 47 ऐसे करके होना चाहिए, क्योंकि 48 तो अलग ढंग की बात करती है। वो तो शायद ये कहती समय के क्रम में, ठीक है, अगर भूमि पर कुछ अधिकार पैदा हुए हैं और वे सब के सब एक साथ लागू नहीं हो सकते, अगर उन सबको एक साथ लागू नहीं किया जा सकता तो वे उसी क्रम में लागू किए जाएंगे जिस क्रम में उस भूमि पर वे अधिकार उत्पन्न हुए हैं। 48 तो इस प्रकार की बात कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि 45 46 47 ये होने चाहिए। तो वो कहता है कि जो शेयर होगा ए बी और सी का उस भूमि में जो क्रय की गई है वो उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में वे संयुक्त कोष के स्वामी हैं। यानी जो भूमि खरीदी गई उसके कुल क्षेत्रफल का 1/3 ए का, 1/6 बी का, और उसी क्रम में वो भूमि बढ़ती हुई मान ली जाएगी। अब मानिए उस भूमि के संबंध में कोई बात प्रस्तुत हुआ, ये टीपीए में लिखा है ना, लेकिन कानून में जो लिखा है वो स्वयं अपने ही प्रभाव से लागू हो जाए तो अदालतें तो बंद हो जाएंगी। भाई कानून में जो लिखा है उसी को लागू कराने के लिए तो लोग अदालत जाते हैं। कानून में जो लिखा है उसके खिलाफ तो अदालत से डिसाइड हो ही नहीं सकता। हालांकि मूर्खों की मान्यता इससे डिफर है, वो तो ये मानते हैं कि जज साहब जो डिसाइड कर देंगे वो हो जाएगा। ठीक है, वो तो ये मानते हैं कि प्रैक्टिकल अलग है, कानून अलग है, तो उन मूर्खों की बात छोड़ दीजिए, उन्हें जाने दीजिए, वो गधे लोग हैं। लेकिन कानून में जो लिखा है
उसी को लागू कराने के लिए आपको अदालत जाना पड़ता है। इस भूमि का विभाजन नहीं हुआ और इस भूमि के विभाजन हेतुवाद प्रस्तुत किया गया है। विभाजन होता उससे पहले ही एक पक्षकार की मृत्यु हो गई, एक वादी की मृत्यु हो गई। अब जो सिचुएशन बन रही है वो आदेश 22 नियम 3 की सिचुएशन बन रही है, ठीक है ना, कि विवाद कारण बना हुआ है। और जो भूमि का स्वामित्व है वो इस प्रकार का है कि मृतक जो वादी है उसके विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाया ही जाना चाहिए। अगर उसके विधिक प्रतिनिधि रिकॉर्ड पर नहीं लाए जाएंगे तो उनका हिस्सा इनको तो मिल नहीं सकता। जो शेष पक्षकार हैं, शेषवादी, इन्हें तो नहीं मिल सकता क्योंकि ये उसके स्वामी नहीं है। फिर तो बात ऐसे आएगी कि मानो उनका हिस्सा लावारिस भूमि बन गया, ठीक है, इन्हें तो नहीं मिल सकता क्योंकि ये उनके वारिस है ही नहीं, ठीक है ना। या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या तो एलान मृतक पक्षकार के आए और या फिर भूमि राज्य साथ हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि सक्सेशन संबंधी, उत्तराधिकार संबंधी जितनी भी विधियां हैं सब कहती हैं कि यदि कोई संपत्ति ऐसी है जिसका कोई वारिस नहीं है तो वो संपत्ति राज्य की है और राज्य ही उसका मालिक है। तो अगर यलार नहीं लाए जाएंगे तो संपत्ति राज्य साथ हो जाएगी, जो राज्य के अपने ही वचन के विरुद्ध होगा, क्योंकि उत्तराधिकार संबंधी विधि किसने बनाई? राज्य ने यह वचन दिया, ठीक है ना। सक्सेशन संबंधी कानून के रूप में राज्य ने यह वचन दिया है कि कोई अगर किसी संपत्ति का अर्जन करेगा तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी वो संपत्ति हम नहीं लेंगे, उसी के उत्तराधिकारियों को दे देंगे, ठीक है। ये वचन किसका है? राज्य का। और ये राज्य ने क्यों दिया है? इसलिए दिया कि अन्यथा लोग संपत्ति अर्जित करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, ठीक है। अगर संपत्ति में उनका व्यक्तिगत हित सुरक्षित नहीं किया जाएगा तो वे संपत्ति अर्जित करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। और अंततः संपत्ति अगर व्यक्ति के द्वारा भी अर्जित की जाएगी तो वो नेशन की संपत्ति बनेगी अंततः। लेकिन अगर आप उन्हें कोई व्यक्तिगत हित नहीं देंगे, राहुल गांधी जैसे मूर्खों की तरह आप ये कहेंगे, जैसे पिछली बार कहा ना था कि हम संपत्ति पर कर लगाएंगे, 50% उठा करके दे देंगे उन्हें, जो कुछ नहीं कर रहे हैं। गरीबों की सहायता होनी चाहिए लेकिन इस कीमत पर नहीं कि वे अकर्मण्य बन जाएं, कुछ न करें, और दूसरा जो कमा रहा उसकी छीन के आप उसे दे दोगे। तो जो कमा रहा वो क्यों कमाएगा? तो सब भिखमंगे हो जाएंगे, ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो इसलिए राज्य ने यह वचन दिया कि अगर आप अपनी संपत्ति अर्जित करेंगे तो आपकी मृत्यु के बाद वो आपके उत्तराधिकारियों को मिलेगी। इसलिए अगर ये संपत्ति राज्य साथ हो, इनको तो नहीं मिलेगी, जो संयुक्त स्वामी है इन्हें तो नहीं मिल सकती क्योंकि इनकी है ही नहीं। मसला तो राज्य का या एलार्स का है। तो अगर एलार्स को भी ना मिले, हालांकि एलार्स खाली हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उत्तराधिकारी में एलार केवल नहीं है, ठीक है, सॉरी, एलार में केवल उत्तराधिकारी नहीं, 3 प्रकार के लोग हैं। लेकिन फिर भी समझ में आई जाती है बात। और भाषा का रोल, जो बातचीत है या संवाद है, उसमें मात्र इतना ही है कि मेरी बात आप तक पहुंच जाए, अदरवाइज भाषा का कोई मतलब नहीं। अगर मौन रहकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जा सकती है तो फिर भाषा का रोल खत्म हो जाता है, फिर भाषा का कोई मतलब नहीं बचता। इससे भाषा में किन शब्दों का प्रयोग हमने किया है इसका बहुत अर्थ नहीं है। अर्थ इस बात का है कि भाषा के माध्यम से जिस भाव को हम ट्रांसपोर्ट करना चाहते थे वो भाव पहुंचा या नहीं पहुंचा।
महत्व तो इसी बात का है। तो उत्तराधिकारी अगर ये नहीं आए तो राज्य अपने ही वचन के भंग का दोषी प्रतीत होगा, और ऐसी स्थिति में राज्य की जो विश्वसनीयता है, राज्य की अपनी क्रेडिबिलिटी है, सरकार केवल कह देती है कि हम ऐसा करेंगे कल से, बस पूरा देश मानता है कि हां कल से ऐसा होगा। राज्य की अपनी विश्वसनीयता है तो यह उस विश्वसनीयता के विरुद्ध कदम होगा। और लेकिन वो तो मर ही गया भाई, वो तो मर ही गया, वो जिंदा नहीं हो सकता, तो फिर क्या करें? तो राज्य ने ही, भाई विधायिका भी तो राज्य है, कार्यपालिका भी राज्य है, न्यायपालिका भी राज्य है, तो राज्य ने ही आदेश 22 नियम 3 में यह व्यवस्था की कि अगर वाद कारण बच जाए, एक से अधिक वादी हो, एक से अधिक प्रतिवादी हो, एक की मृत्यु हो जाए, उत्तरजीवी वादी अकेले उस वाद को चलाने के लिए सक्षम कानून की नजर में न माने जाए, ठीक है, तो मृतक वादी के या मृतक प्रतिवादी के, जो भी मृतक प्रतिवादी का नियम 3 नहीं है, वो 4 है, ठीक है ना, प्रतिवादी के संबंध में व्यवस्था 4 में है, ठीक है, लेकिन नियम 3 में यही कहा कि तुम मृतक वादी के जो विधिक प्रतिनिधि हैं उन्हें पक्षकार बनाया जाएगा, ठीक है, और उसके लिए विधि द्वारा समय कितना परिसीमित किया? 90 डेज, 90 डेज में बनाना है। अब जरूरी नहीं बने ही, जो विधिक उत्तराधिकारी है वो तो कहते हमें अब संसार में कोई रुचि नहीं है, हमें नहीं चाहिए संपत्ति, ठीक है, वो राजी नहीं है। भाई राजी तो हो, उन्हें पता नहीं चला तो उसके लिए व्यवस्था है आगे कि आफ्टर 90 डेज इफ दे आर एबल टू शो द सफिशिएंट काज, ठीक है, अगर वो पर्याप्त कारण दर्शित करने में सक्षम है तो कभी भी वो पक्षकार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर स्थिति यह है कि वे इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो इस दशा के लिए भी तो व्यवस्था करनी ही होगी, क्योंकि वाद कारण बचा रह गया, उत्तरजीवी वादी अकेले उस वाद को चलाने में सक्षम नहीं बचे, ठीक है ना, क्योंकि 3 में बटना है, 3 में बटना है, तो 3 में बटेगा ना, एक तो मर गया तो 3 में बटे कैसे, ठीक है, वाद कारण जीवित रह गया और उत्तरजीवी वादी इस मुकदमे को अकेले चलाने में सक्षम बचे ही नहीं, और उत्तराधिकारी या तो राजी होंगे या राजी नहीं होंगे, दो ही बातें होंगी ना, तीसरी तो बात ही नहीं हो सकती। तो उत्तराधिकारी राजी है तो कोई दिक्कत नहीं, एलआर विधि द्वारा परिसीमित समय 90 डेज में एलआर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मुकदमा चलेगा। विद इन 90 डेज आपने एलआर सब्स्टिट्यूट नहीं किए, यदि रेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ है और वो स्वयं आए भी नहीं, वो या तो स्वयं आ जाए तो ऑर्डर 1 रूल 10 उनकी सहायता कर देगा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी बात में पक्षकार हो सकता है यदि उसका हित प्रभावित हो रहा है। वो भी नहीं आए, कारण यह है कि सूचना नहीं मिली, तो आगे भी व्यवस्था है कि जब उन्हें सूचना मिले सफिशिएंट कारण दर्शित करें और आ जाए, ठीक है, तो सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, अगर वो कहते हैं हमसे मतलब ही नहीं, हम आएंगे ही नहीं, तो फिर आदेश 22 नियम 3 उपनियम 2 इसमें व्यवस्था की गई, वाद का वो हिस्सा उपशमित हो जाएगा, वाद का वो हिस्सा उपशमित हो जाएगा, और प्रतिवादी गणों को इस वादी के विरुद्ध प्रतिरक्षा करने में जो खर्चे उपगत हो गए, उनकी बाबत न्यायालय मृतक वादी से
मृतकवादी पर कास्ट लगा देगा, मृतकवादी पर कास्ट लगा देगा तो किससे वसूली जाएगी? मृतकवादी की संपदा से। ठीक है, मृतकवादी की संपदा तो है ही है, उससे कास्ट वसूल ली जाएगी। ठीक है, और शेषवादियों को लेकर मुकदमा चलना शुरू हो जाएगा। इधर इसके खिलाफ वाद उपशमित हो गया तो इसका अब 2 का हिस्सा डिसाइड हो जाएगा, शेष जो बचेगा वो राज्य साथ होना ही होना है। ठीक, ये हो गई 22-3। अब स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2 श्रेणियां हैं, 2 सूचियां हैं। प्रथम सूची है उसकी और द्वितीय सूची है। प्रथम सूची में संपत्ति के वितरण के जो नियम हैं, वे नियम ये कहते हैं कि प्रथम सूची में एक प्रविष्टि में जितने लोग दिए हैं, प्रथम सूची में प्रविष्टि में जितने लोग दिए हैं, उनमें से जितने सबको बराबर बराबर संपत्ति मिलेगी। जैसे एक हिंदू पुरुष की मृत्यु हुई है, उसकी माता जी भी हैं, उसकी पत्नी भी है, उसके बेटे भी हैं, उसकी बेटियां भी हैं, सबको ही है, तो सबको बराबर बराबर मिल जाएगा। उसके 3 बेटे हैं लेकिन एक की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, एक की मृत्यु हो चुकी है, 3 बेटे ही बेटे हैं, न पत्नी है न माता है, कोई नहीं, 3 बेटे हैं। एक की मृत्यु हो चुकी, जिसकी मृत्यु हो गई वो शादीशुदा ही नहीं। ठीक है ना, तो संपत्ति 2 बेटों में बटेगी। अब मृत्यु उसकी मृत्यु से पहले भी हो सकती, उसकी मृत्यु के बाद भी हो सकती है। उसकी मृत्यु हो गई, तीनों ने मिलकर संपत्ति के बंटवारे के लिए, ठीक है, हिस्से बांटने के लिए मुकदमा फाइल किया। अन्य लोग भी आ गए, वो कह रहे हैं संपत्ति मेरी है, उन्हें प्रतिवादी बनाकर इन तीनों ने मुकदमा फाइल किया। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट एक भाई की मृत्यु हो गई, वो शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा हो तो बात बदल जाएगी, तब 22-3 आ जाएगा। ठीक है, तब 22-3 आएगा, क्योंकि शादीशुदा है तब फिर उसका हिस्सा है। ठीक है ना, संपत्ति में 1/3। ठीक है, तब उसका हिस्सा है और फिर उसके एलार्स को लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन शादीशुदा नहीं है, तो जैसे ही वो मरेगा उसका शेयर बाकी 2 भाइयों को चला जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि अन्य कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं। कानून के निगाह में जो उत्तराधिकारी हैं, अन्य कोई जीवित ही नहीं है, तो इसका जो हिस्सा है वो सीधे जीवित उत्तराधिकारियों को चला जाएगा। तब मसला 22-2 का आ गया। ठीक है, 22-2 ये कहता है कि अगर एक से अधिक वादी या एक से अधिक प्रतिवादी हैं, ठीक है, एक वादी की मृत्यु होती है, वाद कारण बना रहता है, वाद कारण बना रह जाता है, तो बिना एलआर को रिकॉर्ड पर लाए वाद चालू रह सकता है। ठीक है ना, केवल अभिलेख पर इस भाव की प्रविष्टि की जाएगी कि एक पक्षकार की मृत्यु हो गई। ठीक है, और वाद आगे चल सकेगा। ये उस दशा की बात कर रहा है जब शेष जो वादी हैं उन्हें मुकदमा अपने ही आधार पर चलाने का अधिकार बना हुआ है। जैसे 3 भाई थे, अन्य कोई उत्तराधिकारी था ही नहीं, बंटवारे का सूट लाए थे, एक की मृत्यु हो गई, तो उसका जो शेयर है अब 2 को ऑटोमेटिकली पहुंच गया है, अन्य कोई है ही नहीं। तो जब अन्य कोई है ही नहीं तो उसका शेयर उधर जाएगा, तो फिर एलआर इन्हें न तो लाया जा सकता है और न लाया जाएगा, क्योंकि जो हो ही नहीं सकता उसके कोई एलआर है ही नहीं, तो लाएंगे किससे। ठीक है, तो 22 नियम 2 की स्थिति है और इसमें केवल और केवल एक प्रविष्टि की जाएगी इस भाव की कि अमुक वादी की मृत्यु हो गई ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, और अभिलेख में इस भाव की प्रविष्टि करने के उपरांत
मुकदमा आगे चल सकेगा। तो 22(2) और 22(3) के बीच मुख्य फर्क जो आ जाता है वो ये कि यहां उत्तराधिकारी लाने की जरूरत जब न हो, ठीक है ना, जब उत्तराधिकारी लाने की जरूरत यानी एलआर उन्हें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत न हो तो 22(2), और जब एलआर सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत हो तो 22(3). लेकिन ये एकेडमिक इंटरेस्ट की बात है, कचहरी में तो एक सीधी बात की आदमी मरा, उसके उत्तराधिकारी है तो एप्लीकेशन दे दो, उत्तराधिकारी नहीं है तो मत दो, ठीक है। आपको ये बताना नहीं है कि ये सिचुएशन किस नियम से शासित हो रही है, आपको ये बताना नहीं है। प्रैक्टिकली आपने जान लिया कि अगर उत्तराधिकारी है तो 22(3) में, ठीक है, 22(3) में आप 22(3) लिखते नहीं, एप्लीकेशन दे दो, बन जाएंगे, एलआर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। नहीं है तो खत्म हो गई बात, न्यायालय उद्धरण की प्रविष्टि कर देता और चलता रहता। आपसे न कभी वो पूछते हैं कि आपने जो ये व्यवहार किया ये किस सिद्धांत पर किया, और ना आप कभी बताते हैं। लेकिन दोनों व्यवहारों के लिए जो आधारभूत सिद्धांत है वो 22(2) और 22(3) है। चलते आप सिद्धांत के ही आधार में चलते, इसीलिए क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण न हो तो नहीं चलेंगे। लेकिन यह बात जो जानता है वो भी गुरुत्वाकर्षण के ही कारण चल रहा, और जो नहीं जानता है चल वो भी गुरुत्वाकर्षण के ही कारण रहा है, लेकिन बस जानता नहीं है, इतनी ही बात है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है कि जानकर कि हम गुरुत्वाकर्षण के कारण चल रहा है, और दूसरा अनजाने में, ठीक है, बिना ये जाने कि वो गुरुत्वाकर्षण के कारण चल रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चल रहा है। तो वो जानने का फर्क है, इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं है। वही कहते ना, आपने जान लिया कि आप भगवान हो, बस बात खत्म हो गई। हो आप भगवान ही, आप जानते हो या नहीं जानते, बस इतने का फर्क है। कृष्ण जानते हैं वो भगवान है, राम जानते हैं वो भगवान है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ईसा मसीह का हम ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र सभी हैं, ठीक है। उन्होंने ये थोड़े ने कहा कि हम ईश्वर के पुत्र तुम नहीं हो, ये तो नहीं कहा, उन्होंने अपने बारे में घोषणा की कि हम है सभी है, तुम भी कर सकते हो। लेकिन वो जानते हैं, आप नहीं जानते, बस इतना सा ही अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं। तो 22(2) और 22(3) एक अलग अलग सिचुएशन को लागू होने वाली स्थिति है, और प्रैक्टिकली वो कोई अंतर उत्पन्न इसलिए नहीं करती क्योंकि वहां सब कुछ अपने हिसाब से चलता ही रहता है, आप सिर्फ एप्लीकेशन देते हो और हो जाता है। तो 22(2) और 22(3) ये हुआ। अब हम लोग बात कर रहे थे आदेश 23 इसमें, और आदेश 23 नियम 2 तक बात हुई थी, बल्कि नियम 3 तक हो गई थी, ठीक है, कि विड्रॉल ऑफ द सूट आप कब कब कर सकते हैं, आपको अनुमति विड्रॉल ऑफ द सूट की कब कब मिल जाएगी, वादों का प्रत्याहार ये कब कब किया जा सकता है, ठीक है। तो उनके बारे में चर्चा चली थी। नियम 3 तक बात हो गई थी, कहता था जहां वाद किसी प्रारूपिक त्रुटि के कारण विफल हो जाएगा, अथवा वाद की विषय वस्तु या दावे के भाग के लिए नया वाद सूचित करने के लिए वादी को अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त आधार है, ठीक है। वहां वह ऐसे निबंधनों पर जिन्हें वह ठीक समझे, वादी को ऐसे वाद की विषय वस्तु या दावे के ऐसे भाग के संबंध में नया वाद सूचित करने की स्वतंत्रता रखते हुए ऐसे वाद से या ऐसे दावे के भाग से अपने को प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दे सकेगा। जब आदेश 23 पर हम बात करना शुरू किए थे तभी हमने कहा कि 2 प्रकार के विड्रॉल यहां हैं आदेश 23 में, एक एब्सोल्यूट विड्रॉल है और एक कंडीशनल विड्रॉल है।
एक सशर्त विड्रॉल है और एक अशर्त विड्रॉल है। आप अशर्त विड्रॉल भी कर सकते हैं, एब्सोल्यूट विड्रॉल, आतंकिक प्रत्याहरण है, यह भी कर सकते हैं। किसी की अनुमति जरूरत नहीं, आप वाद के मालिक हैं। आप चाहो तो मुकदमा चलाओ, ना चाहो तो मत चलाओ। किसी पे क्या अंतर पड़ेगा? आप मुकदमा नहीं चलाओगे, आपके अधिकार आपको नहीं मिलेंगे, बात खत्म। ये आपकी मर्जी। तो आपने न्यायालय से अनुमति लिए बिना विड्रॉल कर लिया, नहीं गए, ठीक है, नहीं गए मुकदमे में, तब स्थिति अलग है, तब आदेश 9 नियम 8 लागू होगा, ठीक है। लेकिन आप गए और आपने विड्रॉल कर लिया, आप गए और आपने विड्रॉल कर लिया, एप्लीकेशन दे दी कि नाउ आई एम नॉट विलिंग, हमारी इच्छा नहीं है, अब हम मुकदमा आगे नहीं चलाएंगे, मैं वापस कर दिया, वापस हो जाएगा। लेकिन आपको बताया गया था उन दशाओं में नहीं भी होगा, ठीक है, उन दशाओं में नहीं होगा जिनमें आपके वाद के कारण प्रतिवादी को कोई अधिकार प्राप्त हो गया है, वहां नहीं होगा, ठीक है। आपके वाद के कारण प्रतिवादी को कोई अधिकार उत्पन्न हो गया है, क्योंकि अगर आपको मुकदमा वापस लेने की अनुमति दे दी जाए तो उसका प्रतिवादी का वो अधिकार भी तो चला ही जाएगा, क्योंकि आपके वाद के कारण, आपके वाद में उसे वो अधिकार पैदा हुआ है, और आप वाद वापस ले लेंगे तो उसका अधिकार चला जाएगा। तो आप अपने अधिकारों को छोड़ो, उसके अधिकारों के बारे में आप कैसे निर्णय ले लोगे? आपने उसके ऊपर आरोप लगा के कि चोर है, इन्होंने हमें चोर कहा और मानहानि का मुकदमा फाइल कर दिया, जबकि उसने कभी कहा ही नहीं, आप उसे खाली नुकसान पहुंचाना चाहते हो, उसने काउंटर क्लेम कर दिया, झूठ बोलते हैं, हमने कभी नहीं कहा। हमें 1 रुपया भी कंपनसेशन देने के लिए कानून के अंतर्गत बाध्य नहीं है, उल्टा ये हमें दें। इनने ये जो विद्वेषपूर्ण अभियोजन हमारे विरुद्ध संस्थित करके अपकृत्य जो किया है, उसके लिए हम इनसे प्रतिकर मांग रहे हैं, और उसने काउंटर क्लेम, प्रति दावा उसी दावे में कर दिया। यद्यपि ठीक है कि उसे अपने को उपलब्ध वाद कारण के आधार पर सेपरेट सूट इसे लाने का हक है, लेकिन उसे यह भी हक है कि वो आपको, आपके विरुद्ध उपलब्ध वाद कारण को जिस दिन वो लिखित कथन प्रस्तुत करेगा, उस दिन तक आपके विरुद्ध उपलब्ध वाद कारणों के आधार पर उसी सूट में, ठीक है, काउंटर क्लेम कर दे, उसे यह भी अधिकार प्राप्त है, और उसने इस अधिकार का एंजॉयमेंट किया है। तुम चले आए साहब, हम तो अनकंडीशनल विड्रॉल कर लेंगे, तो कर लो। दावे का भाग जो आपसे संबंधित, आपके दावे से संबंधित है, विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन पूर्ण दावा विड्रॉल नहीं होगा, पूर्ण दावा विड्रॉल नहीं होगा, और इसके लिए आपको प्रतिवादी को जो उसने प्रतिरक्षा में खर्चे उपगत करनी है वो भी देने पड़ सकते हैं। तो एब्सोल्यूट विड्रॉल, और दूसरा आपसे कहा था कि स्थितियां हो सकती हैं, आप ये देख रहे हैं कि कोई फॉर्मल डिफेक्ट है, फॉर्मल और प्रोसीजर संबंधी डिफेक्ट, कानून के मुताबिक वाद को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना चाहिए था उस प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए वो आवश्यक तौर पर फेल हो जाएगा, आवश्यक तौर पर फेल हो जाएगा, मीनिंग देयर बाय रिजेक्ट हो जाएगा, और सिर्फ प्रोसीजरल त्रुटि के कारण। यह नहीं न्यायालय निर्धारित करेगा कि साहब वादी का कोई अधिकार नहीं, इस विषय पर कोई न्याय निर्णय नहीं होगा, इस विषय पर न्याय निर्णय हो कि वादी को अधिकार है या नहीं है, वो ये न्याय निर्णित करेगा न्यायालय कि किस ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए था उस ढंग से प्रस्तुति नहीं किया गया, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा, और तब तक लिमिटेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमें नुकसान हो जाएगा, या प्रारूपिक त्रुटि नहीं, या अन्य कोई पर्याप्त कारण है जिसके कारण से
नया वाद दायर करने की अनुमति के साथ इसको विड्रॉ किए जाने की परमिशन मिलनी चाहिए, ये न्यायोचित है और आप मांग भी रहे हो, तो विड्रॉल की अनुमति न्यायालय दे सकता है आदेश 23 नियम 3 में। उसने कहा प्रारूपिक त्रुटि के कारण असफल हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप क्या करते हैं, ये सेक्शन 80 हम लोग देखेंगे, सरकार के विरुद्ध जब मुकदमे आप लाओगे तो वहां सरकार के विरुद्ध मुकदमे लाने के लिए आवश्यकता के रूप में एक बात कही गई है कि आप सरकार को पहले नोटिस देंगे 2 महीने का, उस नोटिस में जो जो चीजें आपके द्वारा लिखी जाएंगी उसमें लिखा है कि वादी का पूर्ण नाम, पता और वर्णन जिससे वादी की पहचान हो सके, वो वाद कारण जिस पर आप मुकदमा लाना चाहते हो, ठीक है, और कहां आप छोड़ेंगे उस नोटिस को, कहां भेजेंगे ये भी वहां लिखा है। ये नोटिस आप दोगे और उसके बाद ही सरकार के खिलाफ मुकदमा आ सकता है। हां, अगर अर्जेंसी है तो बिना नोटिस के भी लाया जा सकता है, किंतु उसके लिए न्यायालय की अनुमति ये जरूरी होगी, यानी न्यायालय को आपको संतुष्ट करना होगा कि आप बिना नोटिस सरकार के खिलाफ मुकदमा क्यों लाना चाहते हो, और फिर भी सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश पारित करने से पूर्व सरकार के प्रतिनिधि यानी शासकीय अधिवक्ता को सुना जाना आवश्यक होगा, क्योंकि सरकार जिस हित का प्रतिनिधित्व करती है वो लोकहित है, वो लोकहित की सुरक्षा के लिए काम करती है, उसका कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए इस प्रकार की सुरक्षाएं दिया जाना जरूरी है, ठीक है, इसलिए वो दी गई। अब मैंडेटरी नोटिस है, हमने देखा कि मुकदमा सरकार के खिलाफ, नोटिस तो दिया ही नहीं है, ये निश्चित निरस्त हो जाएगा, निश्चित, क्योंकि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट थी, विधिक आवश्यकता थी नोटिस की। 13B फाइल कर दिया या कोई अन्य तरह का मुकदमा फाइल कर दिया, स्टैट्यूटरी पीरियड है 1 ईयर का, फाइल नहीं कर सकते आप, ठीक है, विद इन 1 ईयर मैरिज के, शादी के 1 वर्ष के भीतर कोई तलाक का मुकदमा नहीं आएगा। सामान्यतः एक्सेप्शनल कंडीशन 2 दी गई है कि मामला अगर प्रत्यर्थी द्वारा असाधारण कष्ट भोगे जाए, प्रत्यर्थी ने याची, मामला यदि याची द्वारा असाधारण कष्ट भोगे जाने का है या शायद अत्यधिक क्रूरता का है, शायद 2 ग्राउंड है, तो विद इन 1 ईयर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बच्ची कोई बात ही नहीं थी, लाके रख दिया, आवश्यक रूप से विफल हो जाएगा, ठीक है, तो आपको अनुमति दी जा सकती है इस मुकदमे को वापस लेने की, और जिस ढंग से मुकदमा प्रस्तुत किया जाना चाहिए उस ढंग से मुकदमा प्रस्तुत करने की, या कोई अन्य आधार है, सफिशिएंट ग्राउंड, मुकदमा वैसे ही प्रस्तुत किया गया है जैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक वैसे प्रस्तुत किया गया, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई, मुकदमे के प्रोसीजर और फॉर्म में कोई गलती नहीं है, लेकिन गड़बड़ फिर भी हो गई। उसका कोई उपयुक्त उदाहरण मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो गई जो प्रोसीजरल त्रुटि नहीं है, ठीक है, चलो संविदा पर आधारित मुकदमा था, संविदा 2 आधारों पर शून्य हो रही थी, असम्यक असर के आधार पर भी, कपट के आधार पर भी। हमने कपट के आधार को वर्णित करते हुए मुकदमा प्रस्तुत कर दिया, हालांकि ये ठीक है कि असम्यक असर के आधार को हम अपने अभिवचन के संशोधन के माध्यम से, आदेश नियम 17, ठीक है ना, उसके माध्यम से संशोधित करके ला सकते, ठीक है,
लेकिन आदेश नियम 17 इसका उपयोग करें। ये लिबर्टी तो मेरे पास है, लेकिन हम सूट ही वापस लिए ले रहे हैं, ठीक है ना। मानिए ये भी कोई उपयुक्त उदाहरण नहीं हुआ, लेकिन कोई उपयुक्त उदाहरण मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां फॉर्मल त्रुटियां नहीं हैं, किंतु फिर भी ऐसी गलती है जिसके कारण वाद आवश्यक रूप से विफल हो जाएगा। तो नया वाद लाने की अनुमति के सहित आपको विड्रॉल की अनुमति मिल सकती है आदेश 23 नियम 3 के अंतर्गत, ठीक है। और जब आप ऐसा वाद या दावे के भाग को विड्रॉ करेंगे तो प्रतिवादी को खर्चा आपको देना पड़ेगा, यदि न्यायालय ऐसा न्याय निर्णित करता है तो, क्योंकि लिखा है वह ऐसे खर्चे के लिए दायी होगा जो न्यायालय अधिनिर्णित करे और वह ऐसी विषय वस्तु या दावे के ऐसे भाग के बारे में कोई नया वाद संचित करने से प्रभावित होगा, ठीक है। अच्छा, ये नियम 4 हम पढ़ने लगे। नियम 3, ठीक है, वह ऐसे निबंधनों पर जिन्हें वह ठीक समझे वादी को ऐसे वाद की विषय वस्तु या दावे के ऐसे भाग के संबंध में नया वाद संचित करने की स्वतंत्रता रखते हुए ऐसे वाद से या दावे के ऐसे भाग से अपने को प्रत्याहार करने की अनुज्ञा दे सकेगा, यानी न्यायालय आपको अनुमति दे सकेगा कि आप नया वाद दायर कर देना और ये वाला वापस लेना। लेकिन अगर आपने एब्सोल्यूट विड्रॉल किया, मीनिंग देयर बाय विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, आपने न्यायालय की अनुमति इस बाबत, इस संदर्भ में हासिल किए बिना कि हम नया वाद प्रस्तुत करेंगे इसे वापस लेने के बाद, ये अनुमति लिए बिना न्यायालय से वाद वापस लेने की अनुमति मांगी तो वाद तो आपका वापस होगा, अनुमति फिर भी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि न्यायालय ये देखेगा ना कि ऐसा तो नहीं कि प्रतिवादी के पक्ष में कोई ऐसा अधिकार पैदा हो गया हो तुम्हारे वाद के कारण से, ठीक है, जिस वजह से आपका वाद वापस लिए जाने की अनुमति दिया जाना उचित नहीं होगा, ये तो न्यायालय ही देखेगा। और फिर अगर प्रतिवादी ने कोई प्रतिरक्षा में खर्चे उपगत किए हैं तो उसे भी तो दिलाया जा सकता है, वो सब कुछ तो न्यायालय तो अनुमति दोनों स्थितियों में देगा, ठीक है। तो अगर आपने विद परमिशन ऑफ द कोर्ट नया मुकदमा दाखिल करने की अनुमति के सहित विड्रॉल किया तो आप दाखिल करेंगे नया, लेकिन खर्चे फिर भी आप देंगे, खर्चे तो प्रतिवादी के, आखिर पिछले में उसने प्रतिरक्षा की, अब आप वापस ले रहे हो तो ठीक है, क्योंकि आपका वाद विफल ही हो जाता है गलती के कारण, इसलिए अनुमति आपको हो सकती है, लेकिन उस न्याय तो दोनों तरफ होना चाहिए, उसे प्रतिरक्षा में उपगत खर्चे ये भी तो मिलने चाहिए, तो वो मिलेंगे। लेकिन दूसरी दशा जब आपने अनुमति नहीं ली तो आपकी मर्जी, अब जब अनुमति नहीं ली तो यह कहना अलग से जरूरी नहीं है, क्योंकि जब उसने यह कह दिया कि जब आप अनुमति लेंगे विड्रॉल के समय तभी नया सूट लाएंगे, इसका मतलब उसने विवेक्षित रूप से वहीं यह कह दिया कि अगर आप अनुमति नहीं लेंगे तो नया सूट नहीं लाएंगे, इसका मतलब विवेक्षित तौर पर तो वहीं पर यह कह दिया, लेकिन फिर भी अभिव्यक्त रूप से नियम 4 में यह बात लिख दी गई, क्योंकि बात, ठीक है, बात कैसी थी, महत्वपूर्ण थी, इसलिए नियम 4 में उसने कहा जहां वादी उपनियम 1 के अधीन किसी वाद का या दावे के भाग का परित्याग करता है अथवा नियम 3 में निर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना वाद से या दावे के भाग से प्रत्याहृत कर लेता है, वहां वह ऐसे खर्चे के लिए दायी होगा जो न्यायालय अधिनिर्णित करे, ठीक है, और वह ऐसी विषय वस्तु या दावे के ऐसे भाग के बारे में कोई नया वाद संचित करने से प्रभावित रहेगा, ठीक है। अगर आपने विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट सूट वापस ले लिया या आपने नियम 1 के अधीन सूट वापस लिया, ठीक है, परमिशन वहां तो है ही नहीं, ठीक है, नियम 3 में ही परमिशन मांगी जाती है, ठीक है, नया सूट वापस दायर करने की अनुमति के साथ आप खाली ये कह सकते हैं कि हमारे प्रोसीजर में डिफेक्ट है, हमारा वापस दे दो, खाली आपने कह दिया, ठीक है, ले लो, अनुमति तो नहीं मांगी ना, तो चाहे नियम 1 में मांगो चाहे नियम 3 में मांगो, कुछ भी, अगर नया सूट इंस्टीट्यूट करने की अनुमति नहीं है और आपने सूट का विड्रॉल किया
तो फिर खर्चे तो आप देंगे ही देंगे, नया सूट नहीं आएगा। ठीक है, ये स्थिति आदेश 22 नियम 4 के कारण उत्पन्न हो रही है। आदेश 22 नियम 5 कहता है इस नियम की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह न्यायालय को अनेक वादियों में से एक वादी को उपनियम 1 के अधीन वाद या दावे के किसी भाग का परित्याग करने या किसी वाद या दावे का अन्य वादियों की सहमति के बिना उपनियम 3 के अधीन प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा देने के लिए, ठीक है, प्राधिकृत करती है। फिर से नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू ऑथोराइज द कोर्ट टू परमिट वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स टू अबंडन ए सूट और पार्ट ऑफ ए क्लेम अंडर सब रूल 1 और टू विथड्रॉ अंडर सब रूल 3 एनी सूट और पार्ट ऑफ ए क्लेम विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर प्लेंटिफ। तो ये इसमें वो ये कह रहा है कि जो अन्य वादी हैं उनकी सहमति के बिना, अगर एक से अधिक वादी हैं, एक से अधिक वादी हैं, तो तुम वापस लेना चाहते हो, बाकी लोग तो नहीं लेना चाहते। भाई तुम वापस लेना चाहते हो तो तुम लो, अपना ही तो लोगे, सबका तो नहीं ले लोगे। ठीक है, एक वाद में मोर देन वन प्लेंटिफ, तो नथिंग इन दिस रूल इज गोइंग टू परमिट द कोर्ट कि खाली एक वादी विड्रॉल लगा ले और अन्य वादियों की सहमति के बिना पूरे सूट का विड्रॉल कर ले, इसकी अनुमति देने के लिए न्यायालय अधिकृत नहीं होगा। अरे भाई पूरा कैसे ले लोगे, अपना हिस्सा लो, अपना हिस्सा लो जाके विड्रॉल। आप विड्रॉल करना चाहते अपने हिस्से का करो, अपने हिस्से। उससे नियम 5 में आदेश 22 नियम 1 उपनियम 5 में यह नहीं कहा कि वो अपने हिस्से का विड्रॉल नहीं कर सकता। उसने कहा कि इस नियम की कोई बात न्यायालय को उस वाद को जिसमें एक से अधिक वादी है, उस वाद को, ठीक है, जिसमें एक से अधिक वादी हैं, किसी एक वादी को अन्य वादियों की सहमति के बिना उस वाद को प्रत्याहृत करने की अनुमति देने के लिए अधिकृत नहीं करेगी। उस वाद को, यह शब्द महत्वपूर्ण है, यानी होल सूट की बात चल रही है। जो उस वादी का हिस्सा है उसकी बात नहीं चल रही, पूरे वाद की बात चल रही है। ठीक है ना, कि पूरा वाद आप वापस ले लो, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा आप अपने अधिकारों के मालिक हो सकते हैं, किसी अन्य के अधिकारों के मालिक थोड़े हो सकते हैं। आप वापस लो, आप पर कोई रोक नहीं है। लेकिन क्योंकि वो नियम 1 नियम 3 से गवर्न हो रहा है, ठीक है, नियम 1 में तो प्रत्येक वादी को यह हक है कि वो दावे के भाग का परित्याग कर दे। तो आपका जो दावा है प्रतिवादियों के विरुद्ध, उसका त्याग कर दो, अन्यों का कैसे कर दोगे? ठीक है ना, तो इस बात को चूंकि क्लैरिफाई करना, स्पष्ट करना जरूरी था, अन्यथा ये निर्वचन का विषय बन जाता। ठीक है, और फिर विभिन्न जजों के विभिन्न निर्वचन आते हैं, ठीक है, और सब जज विद्वान ही होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। और लेजिस्लेचर की मंशा के अनुरूप ही चीजों का इंटरप्रिटेशन भी करेंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं। तो इसलिए इसको स्पष्ट करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने आदेश 23 नियम 1 उपनियम 5 में इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया जहां मोर देन वन प्लेंटिफ है, वहां होल सूट को एक वादी विड्रॉ करना चाहे तो इसके लिए अन्य वादियों की सहमति के बिना न्यायालय अनुमति नहीं देगा। ठीक है ना, अन्य वादियों की सहमति लाइए तब होगा। आदेश 22 नियम आदेश 23 नियम 1A कहता प्रतिवादियों का वादियों के रूप में पक्षांतरण करने की अनुमति कब दी जाएगी? ठीक है, वही बात है, रिप्रेजेंटेटिव सूट है। हालांकि रिप्रेजेंटेटिव सूट के संबंध में आगे स्थिति आ जाएगी, रिप्रेजेंटेटिव सूट के संबंध में आगे स्थिति आ जाएगी। रिप्रेजेंटेटिव सूट में क्या होता है, आप स्वयं के लिए और अन्यों के लिए, अपने लिए भी और अन्यों के लिए भी मुकदमा फाइल करते हैं।
ठीक है। अब अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट आपने फाइल किया, जिस प्रोसीजर से फाइल होना चाहिए वो प्रोसीजर आपने फॉलो नहीं किया और रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर दिया, तो वो मस्ट, ठीक है, वो रिजेक्ट हो जाएगा आवश्यक तौर पर। तो भी उस सूट को विड्रॉ करने की अनुमति आदेश 23 नियम 3 के अंतर्गत मांगी जा सकती है और वो अनुमति मिलेगी। इस अनुमति के साथ हम दोबारा सूट फाइल करेंगे प्रोसीजर को फॉलो करके, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट आपने फाइल कर दिया, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट में आपका हित भी होता है और अन्यों के हित का प्रतिनिधित्व तो वो भी आप करते हैं। बाद में आप वापस लेना चाहो, आप विड्रॉल के ले रहे हैं, नया सूट दायर करने की अनुमति के साथ कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन अशर्त एब्सोल्यूट विड्रॉल करना चाहते हैं आदेश 23 नियम 1 में, तो नया सूट लाओगे ही नहीं आदेश 23 नियम 4 के प्रभाव से, तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी दशाओं में आगे आ जाएगा, क्योंकि प्रासंगिक हो रहा था इसलिए मैं बताया। ऐसी दशाओं में न्यायालय अन्य किसी हितधारक को, अन्य किसी स्टेक होल्डर को इस मुकदमे में वादी बनाए जाने के का आदेश ये दे देगा, अपने लो, आप हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उन स्थितियों में जब अभी हमने जैसे कहा था कि आपके सूट के कारण प्रतिवादी के पक्ष में कोई मुकदमा प्रस्तुत करने का हक ये निहित हो गया है या कोई अन्य हक निहित हो गया, तो आपको मुकदमा वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन मुकदमा वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इन शब्दों का अर्थ यही है कि मुकदमे को संपूर्ण रूप से, उस भाग को मुकदमे के आप वापस ले सकते हैं, क्योंकि दावे के भाग का परित्याग ये भी आप कर सकते हैं, संपूर्ण दावे का कर सकते हैं, उसके भाग का परित्याग ये भी कर सकते हैं। तो आप उस भाग का परित्याग कर दो जो आपसे संबंधित है, लेकिन उस भाग का नहीं कर सकते जिसके कारण से प्रतिवादी को आपके विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त हो गया ही नहीं। आपने ये जो दावे में कहा था कि इन्होंने हमें चोर कहा, इसके कारण से उसे आपसे विद्वेषपूर्ण अभियोजन का पृथकवाद लाकर या काउंटर क्लेम करके प्रतिकर वसूलने का हक प्राप्त हो गया था। दावे के इस भाग का परित्याग आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। यह आदेश 23 नियम 1 की व्यवस्था है। और जब दावे के इस भाग का परित्याग आप नहीं कर पाओगे, शेष का कर दोगे, तो इस वाद में, इस वाले वाद में वादी तो आप ही थे, इस वाले वाद में काउंटर क्लेम में वो वादी समझ लिया जाएगा, जो प्रतिवादी है समझा जाएगा। इनफैक्ट जब देखेंगे तो डी फैक्टो आप ही वादी दिखाई देंगे, क्योंकि वो तो डब्ल्यूएस में काउंटर क्लेम करेगा, तो वो तो प्रतिवादी दिखाई देगा। कानून मान काउंटर क्लेम के लिए उसे वादी लेगा, ये बात दूसरी है, और आपने वापस ले लिया। तो जरूरी यह हो जाता है कि वो जो पहले प्रतिवादी था और काउंटर क्लेम के लिए वादी माना जा रहा था, अब उसे वादी के तौर पर यहां स्थानांतरित कर दिया जाए, और इसके लिए यह सुविधापूर्ण होगा, यह सुविधापूर्ण होगा। तो सुविधा सुनिश्चित करना यह भी प्रक्रिया विधि को अधिनियमित करने के पीछे एक उद्देश्य रहता है, और इसलिए आदेश 23 नियम 1A इनेक्ट किया गया। उसने कहा जहां नियम 1 के अधीन वादी द्वारा वाद का प्रत्याहरण या परित्याग कर दिया जाता है और प्रतिवादी आदेश 1 के नियम 10 के अधीन वादी के रूप में पक्षांतरित किए जाने के लिए आवेदन करता है। यानी यहां जरूरी होगा कि डिफेंडेंट आवेदन करे ऑर्डर 1 रूल 10 में, ठीक है, तभी ऐसा किया जाएगा, अन्यथा वही स्थिति रहेगी। कहता है आवेदनकर्ता वहां न्यायालय ऐसे आवेदन पर विचार करते समय इस प्रश्न पर सम्यक ध्यान देगा कि क्या आवेदक का कोई ऐसा सारवान प्रश्न है जो अन्य प्रतिवादियों में से किसी के विरुद्ध विनिश्चित किया जाना है, ठीक है। यह भी एक चीज होगी न्यायालय के लिए इस प्रश्न को तय किए जाते समय कि क्या उसे वादी के तौर पर संयोजित कर दिया जाए, ठीक है। इस बात को विनिश्चित करते समय यह भी एक चीज होगी न्यायालय के दिमाग में कि अन्य जो इस हो सकता है उस मामले में एक से अधिक प्रतिवादी है, ठीक है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं।
एक मकान है, उसमें 5 हिस्सेदार हैं। एक ने 4 को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक ने मुकदमा फाइल कर दिया विभाजन का। वो कहता मेरा हिस्सा अलग करो, ये अपने जाने 4 लोग नहीं चाहते तो मत हो, हमें हमें तो चाहिए हमारा हिस्सा। 4 लोग प्रतिवादी हो गए, ये अन्य कोई बात है, ठीक है, जिसमें 2 लोग वादी होने चाहिए लेकिन एक राजी ही नहीं है वादी होने को, ठीक है, तो उसे प्रतिवादी बनाया जाएगा। पीछे हम कह के आए, आदेश 1 जब बता रहे थे तब बताया था आपको कि अगर वादी नहीं बनने को राजी है कोई आदमी तो जबरदस्ती तो नहीं बना लोगे, तो उसे प्रतिवादी बनाया जाएगा। अब जो वादी है वो कहता अब तो मुकदमा लड़ेंगे ही नहीं, ठीक है, वो कह रहा कि चलिए इसी का देख लेते हैं कि एक लोग ने विभाजन का मुकदमा फाइल किया, 4 अन्य शेयर होल्डर हैं उनके खिलाफ फाइल किया। ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ सूट वादी ये कहता है कि हम तो अब साधु हो गए, हमें अब मोह माया कुछ नहीं, हम तो अब लेंगे ही नहीं हिस्सा, तो कोई जरूरी तो नहीं उसे हिस्सा दिया ही जाएगा। तब तक इन 4 प्रतिवादियों में से जो अब तक विभाजन का मुकदमा दायर करने को राजी नहीं थे, ठीक है, इनमें से एक का मन बन जाता कि हम अपना हिस्सा अलग कराएंगे, ठीक है, तो ऑर्डर 1 रूल 10 में उठा करके वो एप्लीकेशन दे सकता है कि हमें वादी बना दिया जाए, ठीक है, कहता है जहां नियम 1 के अधीन वादी द्वारा वाद का प्रत्याहरण या परित्याग किया जाता है और प्रतिवादी आदेश 1 के नियम 10 के अधीन एप्लीकेशन दे रहा है कि उसे पक्षांतरित कर दिया जाए। भाई अगर ये लाएगा मुकदमा, ये तो कहता है हम लड़ेंगे ही नहीं, हमारा मामला खत्म, हम तो लड़ेंगे ही नहीं, लेकिन अगर सेपरेट सूट फिर से विभाजन का लाया जाए तो पक्षकार तो यही होंगे जो इस मुकदमे में हैं। भाई पक्षकार तो यही होंगे, दोबारा ले, पहले 5 थे, एक वादी हुआ था, 4 प्रतिवादी हुए थे, एक ने छोड़ दिया, तो अभी भी उस प्रॉपर्टी का शेयर है तो 5 ही लोगों में, एक लड़ना नहीं चाहता, तो बाकी 4 में से अगर कोई अपना शेयर क्लेम करना चाहेगा तब भी तो शेयर इन्हीं लोगों के बीच डिसाइड होगा और फिर से सबको बुलाना पड़ेगा, सब खर्चे होंगे, भाई सूट दायर करे, वही स्थिति आएगी ऑर्डर 1 में सूट, ठीक है, ऑर्डर 4 में सूट फाइल करे, फिर प्रतिवादियों को समझ जाए। इस बेवकूफी की क्या जरूरत जब सब यहां मौजूद है। इसलिए व्यवस्था की गई 1A में कि अगर पक्षांतरित करने की अनुमति मांगी गई तो इस प्रश्न को भी अन्य स्थितियां भी हैं, यानी पक्षांतरण केवल इस स्थिति में होगा यही नहीं, लेकिन इट इज द सिचुएशन विच विल बी केप्ट इन द माइंड, विच विल बी केप्ट इन माइंड बाय द कोर्ट व्हेन ही विल एडजुडिकेट, ठीक है। इस प्रश्न पर जब वो विचार करेगा कि क्या हमें जो पक्षांतरण है इसकी अनुमति देनी चाहिए या नहीं, तो इस प्रश्न पर भी विचार करेगा, मीनिंग देयर बाय ये प्रश्न महत्वपूर्ण होगा, और अगर ये स्थिति है तो नॉर्मली अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन यही स्थिति होगी तभी अनुमति दी जाएगी पक्षांतरण की, ये बात नहीं है, ठीक है ना। तो आदेश 23 नियम 1A वो भी पक्षांतरण की अनुमति दे रही है। आदेश 23 नियम 2 कहता परिसीमा विधि पर पहले वाद का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहता अंतिम पूर्ववर्ती नियम के अधीन दी गई अनुज्ञा पर संस्कृत किसी भी नए वाद में परिसीमा विधि द्वारा उसी रीति से आबद्ध होगा मानो प्रथम वाद संस्कृत नहीं किया गया। तो जब अगर आदेश 23 नियम 3 में आपने अनुमति ली नया सूट फाइल करने की, ठीक है, तो परिसीमा विधि के प्रयोजनों से यह माना जाएगा कि मानो आपने नया सूट फाइल नहीं किया था, ऐसे माना जाएगा। तो जब मानो यह मान लिया जाएगा कि मानो आपने नया पहला सूट फाइल नहीं किया था, यह मान लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आज की तिथि पर अगर उस बाध्यकारण पर मुकदमा लाने की जो लिमिटेशन थी वो निकल चुकी है, तो अब आप मुकदमा नहीं लाएंगे,
ठीक है, क्योंकि ये मान लिया गया ना कि आपने पहला सूट फाइल किया ही नहीं था, ये मान लिया गया। ठीक है, मान ये लिया गया कि जो पहला सूट जिसे आपने परमिशन लेकर वापस ले लिया, उस सूट के बारे में मान ये लिया गया कि वो आपने फाइल नहीं किया था। तो इसका मतलब माना यह जा रहा है कि आज पहली बार आप उस वाद कारण पर मुकदमा ला रहे हैं, पहली बार ला रहे हैं। और जिस दिन आप पहली बार किसी वाद कारण पर मुकदमा लाओगे, उस दिन उस वाद कारण पर मुकदमा लाने के लिए लिमिटेशन होनी चाहिए, यह विधि की शर्त है। और अगर आज वो लिमिटेशन खत्म हो चुकी है, ठीक है, अगर वो आज लिमिटेशन खत्म है, तो आपको पहले मुकदमा लाने के आधार पर तुम ये नहीं कह सकते कि साहब गलती हो गई थी पहला मुकदमा लाने में और वो सद्भावी गलती थी, बोनाफाइड हमें पता नहीं था कि हमें, ठीक है, मुकदमा लाने में जो विलंब है क्षमा कर दिया जाए। नहीं, ये नहीं, ये चलेगा ही नहीं। आदेश 23 नियम 2 ये कह रहा है कि जो परमिशन लेकर आप मुकदमा फाइल कर रहे हो, ये जिस दिन फाइल करोगे उस दिन ऐसे माना जाएगा मानो पहला मुकदमा आप लाई नहीं थे। और जब मानो पहला मुकदमा आप लाई नहीं थे ऐसे माना जाएगा, तो यह माना जा रहा है इसका मतलब कि आज पहली बार आप मुकदमा ला रहे हो। और जो पहली बार ला रहे हो तो डेफिनेटली आपको लिमिटेशन के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर परमिशन लेकर अपने सूट फाइल करना चाहते हो और लिमिटेशन बीत गई है तो यू कैन नॉट फाइल, ठीक है, एनी सिविल सूट, फिर फाइल नहीं हो सकता। इस बात के कारण फाइल नहीं हो जाएगा कि न्यायालय ने अनुमति दे दी। न्यायालय ने अनुमति, ठीक है, देते समय यह नहीं कहा था कि लिमिटेशन में भी छूट होगी, ठीक है, और कहा भी हो तो भी आदेश 23 नियम 3 अगर लेजिस्लेचर से आए तो आदेश 23 नियम 1 उपनियम 3 अगर लेजिस्लेचर से आए तो आदेश 23 नियम 2 हमने नहीं बना दिया, वो भी इसी सीपीसी का नियम है। और दोनों सेम सोर्स है और दोनों स्पेसिफिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो इसलिए आदेश 23 नियम 2 अपने पूर्ण प्रभाव से लागू होगा और लिमिटेशन के भीतर ही होना चाहिए। अनुमति के प्रभाव से लिमिटेशन क्षमा हो जाए, ये स्थिति नहीं, ठीक है। आदेश 23 नियम 3 कहता बाद में समझौता, अभी विड्रॉल हुआ था, प्रत्याहरण हुआ था, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। पार्टीज आर आल्सो इंटाइटल्ड टू मेक ए कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। किसी भी क्षण आप समझौता कर सकते हैं। सिविल लिटिगेशन, हमने पहले दिन जब आदेश 23 शुरू किया था तभी हमने कहा था सिविल लिटिगेशन और क्रिमिनल लिटिगेशन, इसके बीच मुख्य अंतर यही हो जाता है कि क्रिमिनल लिटिगेशन में आप फ्री नहीं हैं किसी भी क्षण समझौता कर लेने को, कि जब आप चाहो तो समझौता कर लो, इसके लिए आप फ्री नहीं हैं। अब मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल केसेस में आप समझौता नहीं करेंगे, ठीक है, आप परमिटेड नहीं है समझौता करने का। आप ये नहीं कह सकते कि हमें मारा और हम क्षमा कर रहे, तुम कुछ नहीं हो। वहां खड़े होकर कह देते हम मुकदमा नहीं चलाना चाहते, तो तुम हो कौन? खाली गवाहो, और गवाही भी अगर झूठी दी तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चल सकता है, चलेगा ऐसा नहीं कह रहे, और चलेगा, ठीक है। ये उपबंध इसलिए नहीं रखा गया है कि तुम्हें स्वतंत्रता मिल जाएगी झूठी गवाही देने के लिए, इसलिए रखा गया कि अगर तुम्हें दंडित किया तो हो सकता है लोकहित और भी ज्यादा विपरीत रूप से प्रभावित हो जाए। इस बात को उस स्लाइड पर समझना चाहिए जब हम लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून पढ़ा था। उसमें उच्चतम न्यायालय ने एक बात रखी है कि कंटेम्प्ट किया है व्यक्ति ने, ये सही है, फिर भी कंटेम्प्ट का जो कानून लाया गया है, क्यों? इसलिए ताकि न्यायालयों की जो विश्वसनीयता है उसको इस प्रकार धक्का न पहुंचाया जा सके लोगों के द्वारा कि उनकी विश्वसनीयता समाज में बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि यह स्थिति बेहद खराब होगी। क्योंकि फिर न्यायालय कुछ कहेगा तो लोग ये मानेंगे
कि वो सही कह रहा, ये नहीं मानेंगे। ये मानेंगे कि ये ताकत से हमसे इस बात को मनवा रहे हैं, ठीक है, ताकतवर हैं इसलिए हमसे मनवा रहे हैं, इनकी बात ठीक है, हमें माननी चाहिए, ये नहीं मानेंगे हम। ये मानेंगे कि ये ताकत से जबरदस्ती हमसे ये मनवाए ले रहे हैं, ये ताकतवर हैं, हम तो मनवाए ले रहे हैं। और ताकतवर होकर अगर आप किसी से कोई बात मनवाएंगे तो फिर जिस दिन वो ताकतवर हो गया उस दिन वो आपकी बात नहीं मानेगा, ठीक है ना। जैसे वो बचपन में हमें कहते थे घर वाले की तो फैक्ट्री में अप्रेंटिस करनी और नौकरी करनी, तो हम यही शब्द थे मेरे कि आज हम छोटे हैं, करा लो, जो जो मनाए तो करा लो, हम तो छोटे हैं, क्या करना है। जिस दिन हम बड़े हो गए उस दिन कतई नहीं करेंगे। उन्होंने करा ली हमसे, करा ली कर तो आज क्या हम फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, क्या हम नहीं की। तो आप जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं कराते, थोड़े समय करा लेंगे लेकिन करा नहीं सकते परमानेंटली। तो न्यायालय की बात उचित है, ये बात लोगों को लगनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये बात आने लगी कि ये जबरदस्ती करा रहे हैं, इनकी बात ठीक नहीं है, तो फिर न्यायालय लंबे समय तक न्याय प्रशासन का काम नहीं कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा है, जब आपसे 129 पर बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कंटेम्प्ट का जो कानून है उसके मुताबिक इस व्यक्ति को दंड मिलना ही चाहिए, इसने कंटेम्प्ट किया है, लेकिन अगर दंड दें तो बात ये मैसेज समाज में ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसा बहुत कम लोग समझेंगे कि इसने कंटेम्प्ट किया था इसलिए दंडित किया। अधिकतर लोग ये मानेंगे कि अपने खिलाफ कह दिया तो ये दंड देने लगे, ठीक है, और दूसरों के खिलाफ कहते रहे तो इन पे कोई फर्क ही नहीं आता। तो ऐसी दशाओं में व्यक्ति को लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कंटेम्प्ट का दोषी होते हुए भी दंड नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, ये कहा है। तो ऐसे ही अगर आप झूठी गवाही देते हैं, हमें पता लग गया आप झूठी दे रहे हो, लेकिन इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट लोग गवाही देने से डरे नहीं, क्योंकि अगर हमने आपको दंडित किया तो लोगों में डर फैल सकता है कि अगर हमने गवाही दी और कहीं धोखेधड़ी में हमारे मुंह से कुछ झूठ निकल गया तो हम दंडित हो सकते। ये डर अगर समाज में फैला तो सही गवाह गवाही देने नहीं आएंगे। तो इस झूठे गवाह को छोड़ दो, इसे दंडित मत करो, ताकि असली गवाह गवाही देने से डरे नहीं, क्योंकि गवाही पर ही न्याय निर्णय होगा। इसलिए इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इसने, ये तो है ही दुष्ट, फिर भी इसे दंड मत दो, ये बात रहती है। लेकिन तो इसलिए क्रिमिनल केसेस में अक्सर लोग झूठी गवाही देते हैं और कुछ नहीं होता उनका, ठीक है। वो कारण उसका ये नहीं है कि उनको सुरक्षा देनी है, झूठे गवाहों को डर ये इस बात का है, सुरक्षा इस बात की करनी है कि असली गवाह आने से डरे नहीं। इसलिए क्रिमिनल कोर्ट्स में जहां समझौते की अनुमति नहीं है पक्षकारों को, या केवल उन्हीं मामलों में है जिन्हें प्रक्रियाविद ने स्वयं शमनीय अर्थात समझौता योग्य घोषित किया है, वहीं सिविल मामलों में, सब मामलों में आपको समझौते की अनुमति है, ठीक है ना। समझौता कैसे करते हैं कल बात करेंगे, देख लें।